आज के मुख्य समाचार। शिमला एयरपोर्ट से अब बड़े विमानों की उड़ानें संभव। बढ़ती ठंड के बीच पर्यटन कारोबार में सुस्ती। सीएम ने गुरु तेग बहादुर की 350वें शहीदी दिवस पर अदा की श्रद्धांजलि। बीमा कंपनी के नाम पर 18 लाख की ठगी। केंद्र योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सांसद सुरेश कश्यप। हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले। ईशान ने राष्ट्रीय कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता सिल्वर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावितों को मकान निर्माण के लिए 7 लाख और सामान की क्षतिपूर्ति के लिए 1 लाख यानी कुल 8 लाख रुपए देने का फैसला लिया। बंजार में आग से जले 16 मकानों के लिए भी प्रति मकान यही विशेष राहत पैकेज मंजूर किया गया है। कैबिनेट ने 12 दिसंबर को पंचायतों के पुनर्गठन और पुनः सीमांकन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। मनरेगा के तहत आपदा राहत के लिए कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए गए हैं और घरों के पास क्षतिग्रस्त ढांचों के लिए 2 लाख रुपए प्रति जॉब कार्ड की व्यवस्था की गई है। बैठक में 64 एजेंटों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं सुधारने के लिए 1000 रोगी मित्र भर्ती होंगे। पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल, राजगढ़ में उप अग्निशमन केंद्र के लिए 46 पद और 150 जेई सिविल पद भरे जाएंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंट के 24 पद और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 9 सुपर स्पेशलिस्ट विभागों के लिए 73 पद मंजूर किए गए हैं। नेरचौक में नई पुलिस पोस्ट और पुलिस विभाग में 5 JOA IT पद और धर्मशाला की फॉरेंसिक लैब में डिजिटल फॉरेंसिक सुविधा हेतु 5 पद सृजित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए यह शर्त हटा दी है कि जिसके लिए सरकारी कर्मचारी के अभिभावक होने पर दिव्यांगजन पेंशन से वंचित रह जाते थे। साथ ही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 1000 डीजल पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर 40% सब्सिडी देने को भी मंजूरी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इसमें टोटल 64 आइटम्स जो है डिस्कस किए गए, जिसमें मुख्यतः जो स्पेशल पैकेज जो राहत का आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नोटिफाई किया है, जिसमें जो मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको 7 लाख रुपए और 1 लाख रुपए पहले जो बिलोंगिंग्स था उसका 75,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर उसको जो है 1 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के साथ जो व्यक्ति हुआ उसको 1 लाख रुपए अतिरिक्त और मिलेगा, 8 लाख रुपए। तो बाकी डिटेल पैकेज का तो पहले भी आपको कई बार प्रेस के माध्यम से हमने बताया है, परंतु आज की बैठक में ये भी फैसला किया गया कि जैसे कोई मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त होता है उनको केवल 1,30,000 रुपये दिया जाता था, और अभी इस बार बंजार के एक गांव में उधर जो है 16 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको भी और इस किस्म की घटनाओं को भी जो है स्पेशल पैकेज के तहत 7 लाख रुपए वो मकान का प्लस 1 लाख उनके बिलोंगिंग्स का देने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा जो एयरफोर्स से जो हमने जो मणिमहेश यात्रा के दौरान या दूसरे आपदाओं के समय जो भी उनकी सेवाएं ली गई है, उनका करीब 4.5 करोड़ रुपए के करीब 4 करोड़ 32 लाख के करीब जो है उनको जो है ये किराया देना था, उसकी भी कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पंचायतों के पुनर्गठन और इसका दोबारा से जो है सीमांकन करने का भी फैसला लिया है। मनरेगा के तहत आपदा में 150 दिन किए गए हैं, जो 120 था उसमें हमें 30 दिन और बढ़ाए गए, 50 दिन का एक्स्ट्रा कर दिया है। और पर जॉब कार्ड 2 लाख रुपए जो घर के पास में जो भी दंगे गए हैं, चाहे वो रिटेनिंग वाल है चाहे वो ब्रेस्ट वाल है, उसको भी जो है स्कीम के तहत लाया गया। स्वास्थ्य विभाग में रोगियों को बेहतरीन जो है उनको सुविधा प्रदान करने के लिए 1000 रोगी मित्रों का
को नियुक्त करने की भी जो है कैबिनेट ने फैसला किया है। ये जो रोगी मित्र है, जो भी हॉस्पिटल्स में आएंगे चाहे पर वहाँ पर उनको हर प्रकार के जो है, जो भी उनको ओपीडी में असिस्टेंस की जरूरत है, आईपीडी में भी असिस्टेंस की जरूरत है, वो ये प्रदान करेंगे। और मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि 800 कांस्टेबल के जो है पोस्ट भरे जाएंगे। सोलन जिला के कंडाघाट और सिरमौर जिला के राजगढ़ में उप अग्निशमन केंद्र खोलने की भी जो है मंजूरी दी गई है। इसमें 46 पदों को भी जो है सृजन करने के अनुमति दी गई है। अब इसमें जो है 150 पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल के जो है डिपार्टमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट जो है इसको जो है भरेंगे। और फिर ये जो है जैसे जल शक्ति है या पीडब्ल्यूडी विभाग है या आरडी विभाग है, उनको जो है ये जेईज उपलब्ध कराएंगे। कांगड़ा जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा सुपर स्पेशलिटी विभाग हेतु वरिष्ठ रेजिडेंट के 27 पद जो है सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है। और इसी तरह से हमीरपुर स्थित डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज में 9 नए सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने के साथ साथ 73 पोस्ट जो है ये भी मतलब जो है इसको भरने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ में मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नहर चौक में नया पुलिस पोस्ट जो है वहाँ पर क्रिएशन के लिए उसकी भी मंजूरी दी गई है। पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 5 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई है। क्षेत्रीय फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नॉर्थ रेंज धर्मशाला में डिजिटल फोरेंसिक सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध करने के लिए उस पात्रता शर्त को हटाने का निर्णय लिया जिसके तहत लाभार्थी के अभिभावक के सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी होने पर पेंशन नहीं मिलती। राजधानी शिमला के ट्रिपल एयरपोर्ट के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। जल्द ही यहां बड़े विमानों की आवाजाही और एक समय में कई उड़ानों का संचालन संभव होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में एयरपोर्ट विस्तार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में शिमला एयरपोर्ट पर दूसरी विमान पार्किंग क्षेत्र बनाने पर सहमति बनी है। अभी एयरपोर्ट पर केवल एक ही एप्रन है जिससे एक समय में केवल एक विमान पार्क हो सकता है। दूसरा एप्रन तैयार होने के बाद ATR 42-600 जैसे बड़े विमान आसानी से संचालित होंगे। एक साथ कई विमानों की पार्किंग व उड़ानें संभव होगी। फ्लाइट शेड्यूल बढ़ने से यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे। बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि शिमला एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन का समय दोपहर 1 बजे से बढ़ाकर शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इससे एयरलाइंस को शेड्यूल तय करने में अधिक सुविधा होगी। दिल्ली शिमला, शिमला धर्मशाला और अन्य झीलों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ने से पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों को अधिक कनेक्टिविटी मिलेगी। हवाई किरायों में कमी आने की संभावना है। शहर ने राज्यों में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए नए शहरों में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने पर भी चर्चा की है। इनमें शामिल है संजौली, रामपुर, कल्पा, बद्दी। इन सेवाओं के शुरू होने से स्थानीय लोगों, उद्योग जगत और पर्यटकों को सीधा लाभ मिलेगा। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने बताया कि AAI के अधिकारियों के साथ इन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को आधुनिक, सुलभ और प्रभावी बनाना है। आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भव्य और धार्मिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शामिल होकर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने गुरु जी के अतुलनीय बलिदान को नमन करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने आस्था, मानवता और सत्य की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल सिख समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों, पंथों, विश्वासों की सुरक्षा के लिए था। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ उनके दृढ़ साहस और अदम्य संकल्प से आज भी पूरी मानवता प्रेरणा लेती है।
उन्होंने आगे कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं हमें आपसी सम्मान, भाईचारे और एकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु जी का जीवन और चिंतन विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज में शांति, सद्भाव और सामाजिक न्याय की आवश्यकताएं पहले से ही कई अधिक है और ऐसे में गुरु जी की सीख और विरासत अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। इस धार्मिक आयोजन में विधायक हरदीप सिंह बावा, विवेक शर्मा सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं व बलिदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी शिमला में ठंड की शुरुआत के साथ ही पर्यटन गतिविधियों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, लेकिन बीते कल शहर में अपेक्षा से कम सैलानी पहुंचे। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार इससे होटल व्यवसाय पर सीधा असर पड़ा है। पिछले सप्ताह जहां शिमला के होटलों में 30 से 35% कमरे बुक रहे थे, वहीं इस बार यह आंकड़ा घटकर 25 से 30% के बीच सिमट गया। इस गिरावट ने स्थानीय पर्यटन कारोबारियों की चिंताएं बढ़ा दी है। रविवार के दिन के वक्त रिज मैदान पर सैलानियों की आवाजाही सामान्य से कम दिखाई दी। पर्यटकों की हलचल कम रहने के कारण कई दुकानों और स्थानीय गतिविधियों पर भी असर देखने को मिला। हालांकि शाम ढलते ढलते शहर की रौनक वापस लौटने लगी और स्थानीय बाजारों में भीड़ बढ़ती नजर आई। इसके बावजूद पिछले हफ्तों की तुलना में शहर में पर्यटकों की संख्या कम रही। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि मनाली और अटल टनल क्षेत्र में हाल ही में हुई बर्फबारी का सीधा प्रभाव शिमला के सैलानी संख्या पर पड़ा है। इन क्षेत्रों में बर्फ गिरने के बाद पर्यटकों ने अपना रुख तेजी से मनाली की ओर मोड़ लिया है। व्यवसायियों का कहना है कि यह स्थिति अस्थायी है और जल्द ही शिमला में सर्दियां जोर पकड़ेगी। जैसे ही तापमान और गिरेगा और बर्फबारी की संभावना बढ़ेगी, शिमला में सैलानियों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिलेगा। कम भीड़ के बावजूद शिमला में इन दिनों चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अंबाला से पर्यटक आ रहे हैं। इसके साथ ही विदेशों से आने वाले टूरिस्ट ग्रुप भी शहर की खूबसूरती का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। शहर के पर्यटन स्थलों मॉल रोड, रिज, जाखुआ, कोफरी और मशोबरा पर विदेशी सैलानियों की उपस्थिति स्थानीय कारोबारियों के लिए राहत की स्रोत बनी हुई है। पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए होटल व्यवसायियों ने विशेष छूट योजनाएं भी शुरू की है। स्थानीय व्यापारियों और होटल संचालकों को उम्मीद है कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में बेहतर बर्फबारी होगी। जैसे ही बर्फबारी शुरू होगी, शिमला में पर्यटन का चरम दौर फिर से शुरू हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ होटल व्यवसायी, टूर ऑपरेटर और स्थानीय व्यापारी आने वाले हफ्तों में बढ़ती भीड़ के लिए तैयारियां कर रहे हैं। शिमला में जिला दिशा बैठक के बाद भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन और रोजगार गारंटी योजना सहित कई परियोजनाओं की समीक्षा की गई, लेकिन 2016 और 17 से लंबित प्रोजेक्ट चिंताजनक है। बैठक में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की गैर हाजिरी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिली हजारों करोड़ की राशि का उचित उपयोग न होना गंभीर चूक है। पंचायत चुनाव टालते हुए सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि डिजास्टर एक्ट का बहाना बनाया जा रहा है। स्कूल, बसें, शादियां सब चल रही है तो चुनाव क्यों नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव टाल रही है, लेकिन जनता 3 साल का कार्यकाल देख चुकी है। सुरेश कश्यप ने सिरमौर के नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं भी दी। ये दिशा की बैठक और इसमें जो हमारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसका हम रिव्यू करते हैं और लक्ष्य यही है, जितनी भी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, धरातल पर लाभार्थियों को निश्चित रूप से उसका लाभ मिल सके, उसमें हम इन योजनाओं का सभी का रिव्यू करते हैं। और आज भी विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं वो उसका हमने रिव्यू किया, वो चाहे पीएमजीएसवाई की हमारे रोड्स हैं या जल जीवन मिशन है। पीएमजीएसवाई में भी लगभग 2600 करोड़ की सैंक्शन हुई थी, लेकिन अधिकारी स्पेशली पीडब्ल्यू विभाग में देखने के लिए आया कि अधिकारी आज की बैठक से नदारद रहे और हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय को स्पष्ट रूप से कहा है कि इन अधिकारियों को शो कॉज नोटिस दिया जाए, क्योंकि सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं और भारी बारिश के कारण भी बहुत तबाही हुई और जो पैसा केंद्र से सड़कों के लिए दिया जाता है
तो पैसा नीचे जो है उस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और सीरियसली इस बैठक को विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो एक्शन पीडब्ल्यूडीज हैं उनको हमने डीसी महोदय को कहा है कि उनको शो कॉज नोटिस दिया जाए ताकि गंभीरता के साथ इन सड़कों की प्रोग्रेस को देखा जाए। हम देख रहे हैं कि 2016-17 में PMJSY 1 और PMJSY 2 के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लेट लतीफी जो है चिंता का विषय है और लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और केंद्र के द्वारा जब भारी भरकम राशि इसके लिए समर्पित हुई है तो जवाबदेही बनती है इन अधिकारियों की कि इनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। कि डिजास्टर एक्ट के बहाने पंचायती राज चुनाव को टालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? आजकल हम मैरिजेस का सीजन है, किस प्रकार शादियां हो रही हैं? क्या आपकी ट्रांसपोर्ट की बसेस नहीं चल रही है? क्या आपके बाकी जो काम बंद पड़े हैं? और अगर ऐसा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आपकी ग्रामीण सड़कें बंद है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये प्रदेश सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर सड़कें नहीं खुली हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अर्थात आप केवल बहाना ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर आप जश्न मना रहे हैं। जश्न में आपने बसें तय कर दी कि कहां से 20 जाएंगी, कहां से 15 जाएंगी, और आप जश्न भी वहां मना रहे हैं मंडी में जहां सबसे ज्यादा त्रासदी हुई। कितने ही परिवार हैं जिनका आपदा के कारण अपने लोगों को खो दिया। आप उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आप जो है टालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जश्न आप मनाना चाहते हैं। और जश्न किस बात का? आपकी 3 साल की कोई उपलब्धि है तो बताएं। कोई एक भी योजना आप बता दें जो आपने नहीं शुरू की हो। आपने तो चल रही योजनाओं को बंद कर दिया। जो केंद्र पैसा दे रहा है उसकी आप वाहवाही लूटना चाहते हैं। आप जो केंद्र सरकार के द्वारा आपदा में जो राशि हिमाचल प्रदेश को माननीय मोदी जी ने दी है, आप उसके चेक बांटना चाहते हैं। शायद इसलिए आप चुनाव को टालना चाहते हैं या डिले करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप जाएं, आपके बड़े बड़े कार्यक्रम के आयोजन हो, आप वहां पर लाभार्थियों को इकट्ठा करें, चेक बांटे, शायद आपको कोई उससे फायदा हो जाए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप ये ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता आपको देख चुकी है। 3 साल का आपका जो कार्यकाल है उसको भली भांति जनता ने देख लिया है। आप कब तक टालेंगे? लास्टली आपको ये चुनाव तो करवाने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप तो अपने जो संवैधानिक दायित्व हैं उसका निर्वहन करने में भी सरकार पूर्ण रूप से विफल हुई है, जो कि प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। डार्ट क्षेत्र के एक सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर जेई के साथ एक बड़ी ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। निजी बीमा कंपनी के नाम पर ठगों ने पीड़ित से लगभग 18 लाख रुपए हड़प लिए। ठगों ने फोन पर पीड़ित को यह विश्वास दिलाया कि उनकी बीमा पॉलिसी की किश्त देय है। पीड़ित ने पॉलिसी बंद करवाने की बात कही तो उन्हें दोगुनी रकम लौटाने का लालच दिया गया। ठगों ने अपने कथित अधिकारियों से मिलवाने का ड्रामा किया और फिर पीड़ित को एक अन्य फोन नंबर से संपर्क कर सारी प्रक्रिया समझाई। इसके बाद लगातार कॉल कर किश्त जमा करवाने के बहाने अलग अलग खातों से पैसे ट्रांसफर करवाए जाते रहे। ठगों ने 20 से 50 लाख रुपए मिलने का प्रलोभन भी दिया, जिसके चलते पीड़ित कई बार राशि भेजते रहे। आखिरकार कुल 18 लाख रुपए शातिरों के खाते में भेज दिए गए। पॉलिसी अवधि पूरी होने के बाद भी कोई भुगतान न मिलने और फोन नंबर बंद मिलते ही पीड़ित को ठगी का पता चला। रविवार को उन्होंने पुलिस थाना पालमपुर में शिकायत भी दर्ज करवाई। इस मामले में यह भी सवाल उठ रहा है कि ठगों के पास पीड़ित की पॉलिसी से जुड़ी जानकारी कैसे पहुंची। डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि शिकायत के आधार पर धारा 318(4) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस साइबर फ्रॉड के इस नेटवर्क की तहकीकात में जुटी हुई है। जालंधर में 21 से 23 नवंबर तक आयोजित 8वीं राष्ट्रीय कैडेट क्यू रूकी और पोमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश के 10 चयनित खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। देश भर से 700 से अधिक प्रतिभागियों के बीच राज्य के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन दिखाया। हिमाचल के ईशान ने शानदार खेल दिखाते हुए एक के बाद एक जीत दर्ज की। पहले मुकाबले में केरल के खिलाड़ी को हराया, वहीं क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक पर बड़ी जीत हासिल की। सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाड़ी को मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में इंडियन आर्मी के खिलाड़ी से कड़े मुकाबले में मामूली अंतर से हारकर ईशान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कोच विश्वास कुमार सिंह के मार्गदर्शन और मजबूत प्रदर्शन के लिए ईशान की सराहना हो रही है।
शिमला पहुंचने पर ईशान का ऐतिहासिक रिज मैदान पर भव्य स्वागत किया गया। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। और ये जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश की टीम ने 8th कैडेट ताइक्वांडो केरुगी और पुमसे चैंपियनशिप में भाग लिया जालंधर में, जो पीएपी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंजाब में पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित हुई थी। और ये 21 से 23 नवंबर इसी माह में आयोजित हुई। इसमें मैं हिमाचल टीम का बतौर हेड ऑफ टीम मैं टीम के साथ में गया था। और मेरे साथ आप देख रहे होंगे, मेरे साथ मिस्टर ईशान है, जिन्होंने जो है ओवर 65 केजी वेट कैटेगरी में हिमाचल के लिए सिल्वर मेडल जो है जीता है। मैं इनको बधाई देता हूं, इनके पेरेंट्स को बधाई देता हूं, इनकी फैमिली मेंबर्स को बधाई देता हूं और हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स को, अध्यक्ष महोदय को और वहीं महासचिव श्री योगेश्वर जी को और तमाम मेंबर्स को मैं बधाई देता हूं, तमाम कोचेस को बधाई देता हूं और हिमाचल के तमाम निवासियों को, जो भी स्पोर्ट्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, मैं सबको इनके मेडल आने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, इन्होंने जो है इस कंपटीशन में सबसे पहले इन्होंने जो है केरला के खिलाड़ी को हराया और उसके बाद इन्होंने जो है कर्नाटक के खिलाड़ी को अगले मैच में हराया और साथ ही इन्होंने अपने जो है क्वार्टर फाइनल में जो है तमिलनाडु के खिलाड़ी को हरा करके ये फाइनल में इन्होंने प्रवेश किया। और फाइनल में इनका मुकाबला जो था एसएससीबी के खिलाड़ी, जो इंडियन आर्मी के जूनियर खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ इनका कड़ा मुकाबला था। और उस कड़े मुकाबले में ये बहुत ही जो है कम मार्जिन से, कहिए लेश मात्र अंकों से ये वंचित रह गए, नहीं तो ये निश्चित रूप पर जो है स्वर्ण पदक हिमाचल की झोली में डालते हैं। पर मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीत करके हिमाचल को गौरवान्वित किया। और इनके साथ जो है 10 खिलाड़ी और जो है टोटल 10 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन ने विधिवत रूप से चयनित करके और जिनको वेरीफाई करके अप्रूव करके भेजा था, वो तमाम 10 खिलाड़ी जो है अपने अलग अलग वेट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और वहीं पुमसे के इवेंट था, पुमसे में भी हमारी इंडिविजुअल, पेयर और टीम ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें आराध्या सिंह जो है सेमीफाइनल तक पहुंची। वहीं जो गर्ल्स की जो टीम थी उसमें भी वो जो है सेमीफाइनल तक उन्होंने जो है सफलता हासिल की। मैं उनको भी बधाई देता हूं, उनके पेरेंट्स को, उनके कोचेस को भी मैं बधाई देता हूं। साथ में इस टीम के साथ हमने जो है हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन ने 3 कोचेस और भेजे थे, जिसमें मिस्टर विश्वास कुमार सिंह और मिस्टर मनोज कुमार और मिस्टर विकास कश्यप जी को हमने बतौर कोचेस इन खिलाड़ियों के साथ भेजा था। और विश्वास कुमार सिंह जो थे, इनके एरिना कोच वहां पर रहे, जिन्होंने जो है इस फाइट के दौरान इनको असिस्ट किया वहां पर एरिना में। और उसके जो इनके जो वास्तविक कोच रहे हैं ज्वाली से, जिला कांगड़ा से, वो मिस्टर भानु प्रताप सिंह जी रहे और उन्होंने इन खिलाड़ी को निखारा है। और हमारे बीच में इनके फादर साहब, इनके पिताश्री मौजूद हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई इनकी जीत पे देता हूं। और मैं बधाई देता हूं हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन को पुनः कि वो खिलाड़ियों को बहुत ही जो है प्रोत्साहित करते हैं, खिलाड़ियों का सहयोग करती है एसोसिएशन और खिलाड़ियों को इस मंच तक ले जाती है ताकि वो अपनी प्रतिभा का जो है वो प्रदर्शन कर पाएं और देश में जो है प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। और साथ ही मैं हिमाचल प्रदेश खेल विभाग और सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे जो खिलाड़ी, जो हमारे उभरते खिलाड़ी हैं, जो भी आवश्यक कार्रवाई इनके पक्ष में इनको प्रोत्साहन करने के लिए हो सकती है नियमानुसार, वो जरूर करें। और ऐसे खिलाड़ियों को जो है प्रदेश सरकार जो है प्रोत्साहन के रूप में कुछ ना कुछ जो है, जो भी उनसे बन पड़ता है, चाहे वो वित्तीय सहायता हो या जिस भी तरीके से वो जो है सरकार इनकी मदद कर सके, तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी कि वे जरूर खिलाड़ियों के पक्ष में आए और इनके हित के लिए कार्य करें। फीमेल्स के हमारे साथ जो हैं, देखिए टीम मेंबर्स गई थी, इंडिविजुअल भी खेली, कैरगी में भी खेली हैं हमारी गर्ल्स, और उन्होंने पुमसे में भी पार्टिसिपेट किया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि देखिए एक लड़की हमारी प्राणवी थी, वो लड़की हमारी क्वार्टर फाइनल बाउट हारी है, जो मेडल बाउट थी। उसी के साथ जो आराध्या सिंह, उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और वो हरियाणा के खिलाड़ी से हारी और दैट वाज आल्सो अ मेडल बाउट। अगर वो बाउट जीतती तो निश्चित रूप से
वो भी मेडल की लेकर के हिमाचल की झोली में डाल देती। और जहाँ तक पुमसे इवेंट की बात करूँ तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारी इंडिविजुअल और टीम इवेंट में जो है हम सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं गर्ल्स में। तो लड़कियां भी पीछे नहीं है, और हमने जो है फीमेल्स को भी हमने इसमें पूरी जो है एसोसिएशन ने उनको तरजीह दी है, और फीमेल्स की तरफ से 2 मैनेजर हमने वहाँ टीम मैनेजर बना करके भेजे थे, जिसमें एक गुंजन सार थी और दूसरी जो है मिसेस सरिता थी, जो बतौर उन्होंने फीमेल टीम के साथ इस चैंपियनशिप में शिरकत की।